नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व भर से, पूरे दुनिया में, किसी भी जगह से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में आप लोग किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हो एवं देखने आए हो इस वीडियो में, तो आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश के अंदर इंडियन नेवी द्वारा एक रिक्रूटमेंट जो आप लोगों के लिए आउट हो चुका है। टोटल 254 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। डायरेक्ट इंडियन नेवी में जॉब होगी। इसमें काफ़ी तरह के पोस्ट आए हैं, जिसमें इंडियन नेवी के पायलट की भी वैकेंसी आ रखी है, ठीक है, जो कि टॉप पोस्ट में आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो जितने भी लोग मुझे ऑल इंडिया में, पूरे इंडिया देश में, हरियाणा से, कर्नाटका से, असम से, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, तेलंगाना या इंडिया देश में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस क्या है, क्या नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इस रिक्रूटमेंट पे, टोटल नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। तो आप सभी के लिए इंडिया देश की डायरेक्ट डिफेंस में नेवी के अंदर वैकेंसी आई है। इंडिया देश की डायरेक्ट नेवी में रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसियों की संख्या जो आई है वो आई है 254। टोटल 254 लोग रिक्रूट होंगे इंडियन नेवी में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, जिसको लेकर पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस होगा। आप लोग अगर इंडिया देश में किसी भी जगह पे हो तो आपके लिए यह वीडियो से ज़्यादा कुछ खास हो नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपका फॉर्म चल रहा है अभी ऑनलाइन में, आप लोग अप्लाई करने की तरफ बढ़ सकते हो। आगे अप्लाई करने के लिए इस रिक्रूटमेंट में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, इंडिया के सभी लोगों के लिए। और जितने भी लोग अदर कंट्रीज से इस वीडियो में आए हैं सुनने, तो आपसे यही कहूँगा कि भाई इंडिया के लोगों तक शेयर करना है इस जानकारी को, जिससे कि वो लोग इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों और ये भी कहूँगा आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी मैं हिंदी लैंग्वेज में आपसे बोल रहा हूँ, इस वीडियो के सही नीचे आप देखोगे आप लोगों को एक कैप्शन मिल जाता है, कैप्शन का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से लोग आपकी किसी भी लैंग्वेज में आपकी जो भी वीडियो होगी उसको अपनी लैंग्वेज में भी वो लोग पढ़ सकते हैं। बेसिकली वो लोग अपनी लैंग्वेज में भी उस लैंग्वेज, वो जो भी आपको वीडियो में बताया जाएगा, आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी लैंग्वेज में मेरी सारी बातों को हिंदी के अलावा इंग्लिश में या दूसरी किसी लैंग्वेज में भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। हाँ, वो आप लोगों का रीडिंग कैप्शन होता है, बेसिकली आप लोग उसको पढ़ के समझ सकते हो। अगर आप लोग इंग्लिश प्रेफर करते हो इंडिया देश में, तो आप लोग इंग्लिश में भी उस चीज़ को पढ़ सकते हो, अरेबिक में भी, चाइनीज़ में भी, रशियन में भी, और जितनी भी लैंग्वेज पर ऑप्शन अवेलेबल कराया है यूट्यूब एप्लीकेशन प्रोवाइडर ने, तो उसमें आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस होगा नोटिफिकेशन, इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगा वीडियो, ध्यान से देखिएगा और समझ आ जाए तो लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाना, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखोगे इंडियन नेवी के वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आपको आना होगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर प्रेस रिलीज में भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब आप लोग नेवी में जाने से पहले, इंडियन नेवी में जाने से पहले इंडियन नेवी का कैलेंडर देख सकते हो कि किस कैलेंडर को नेवी फॉलो करवा रहा है रिक्रूटमेंट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। यहाँ पे वीडियो गैलरी है, नेवी में कैसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उसके लिए पूरा इस वीडियो में बताया गया है। सेम यहाँ पर फ़ोटो गैलरीज है कि जो नेवी में लोग काम कर रहे हैं वो फ़ोटो क्लिक करते हैं, खींचते हैं, ये सब करते हुए कि वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं नेवी में, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो नेवी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बात करो डिफेंस में, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों की लाइफ ही अच्छी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, एयरफोर्स और नेवी में लोग इंजॉय मारते हैं, आर्मी में इतना इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा जो है उनको जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। एयरफोर्स और नेवी में लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं लाइफ को, हाँ, अपने काम के साथ साथ, लेकिन जो है आर्मी में इतना इन्जॉयमेंट उनको नहीं मिल पाता। ये चीज़ आप लोग भी जानते हो। लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं, और आप अगर कहोगे कि तीनों फोर्सेस में से कौन सी बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से भाई जो है आप लोगों के लिए
एयरफोर्स ज़्यादा सही है, और फिर सेकंड प्रेफरेंस नेवी को रखता हूँ मैं, और आर्मी थर्ड है अगर आप लोगों को एक इन्जॉयमेंट के साथ भी लाइफ निकालना है और दूसरा अपने काम को देखते हुए भी, ठीक है। वैसे तो आपका आर्मी साइड जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, और इस तरीके से आप लोग जानते ही हो तीन तरह की जो आपकी डिफेंस में है, उसमें जो नेवी है उसकी रिक्रूटमेंट आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, सारी जानकारियों को आपको बताई जा रही है। देखिए ये आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आप देखोगे इसमें लिखा है इंडियन नेवी इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपको पता ही है दोस्तों, इंडियन नेवी में एक वो लोग होते हैं जो ऐसे पोस्ट पर होते हैं जो कि कुछ समय के लिए ही होते हैं, रिक्रूटमेंट लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी उसमें सर्विस देते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म भी आप लोगों का 10-10 साल तक का रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पोस्ट है इसके अंदर, और ये हर साल रिक्रूटमेंट आती है। तो 2025 वाला है ये, क्योंकि आप देखोगे 2025 में जाकर आप लोग इसके लिए पहुंचोगे। कोर्स मतलब ये है कि आप लोगों को वहाँ पर सिखाया जाने वाला है क्या कुछ होगा। तो आप लोग एक ऑफिसर पोस्ट पर जाओगे, 2025 में आपका एक कोर्स चालू होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, वो जो आपका कोर्स चलेगा उसके बाद कहीं ना कहीं आप उस पोस्ट पर एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाओगे, बेसिकली उस पोस्ट पर एक अच्छे ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, इंडियन नेवी में। आपको बता दूं इनवाइट करे हैं एप्लीकेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए फॉर वेरियस एंट्रीज, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए। जनवरी 2025 वाला कोर्स है, इसको ST 25 बोल रहे हैं, मतलब कि ये जो है आपका 2025 वाला कोर्स है, ST 2025 2025 वाला कोर्स इसके अंदर है। ये लोग आप देख सकते हो, ये शिप आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े, ये सब दिख रहा होगा, ये सारा कुछ नेवी का ही है, ये इंडियन नेवी का है सब कुछ जो आपको दिख रहा है पीछे इमेज में। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो 24 फरवरी से, यानी कि परसों के दिन से। आज 2 दिन हो गए हैं फॉर्म को चलते हुए, और लास्ट समय इसमें 10 मार्च कर दिया गया है। ऑल इंडिया लोगों तक शेयर कर देना, जानकारियाँ समझ आ जाए, और 10 मार्च तक फॉर्म इसमें आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। आपको बता दूं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड, जो लोग अनमैरिड हैं, अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट से जो भी लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी पे फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर कोर्स कमेंसिंग, जो कि आपका जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा एट इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला। ये आपको बता दूं केरला के एझीमाला में इंडियन नेवी का एकेडमी है। वैसे तो इंडियन नेवी का एकेडमी इंडिया देश में काफ़ी जगह पे है, लेकिन केरला के जो एझीमाला जगह है, INA एझीमाला, इस जगह से इंडियन नेवी अपने इस एकेडमी से इसका जो है आपका कोर्स शुरू कराएगा 2025 के जनवरी से, जिसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। याद रखें आप लोगों का मैरिड नहीं होना चाहिए, मतलब अनमैरिड लोग होने चाहिए आप लोग, और मेल फीमेल सभी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आप लोग अगर इंडिया देश की नेशनैलिटी रखते हो, मतलब नेशनैलिटी कंडीशन आपको ज़रूर याद रखनी है कि इंडिया कंट्री की नेशनैलिटी हो प्लस क्वालिफिकेशन होगी तो फॉर्म डाला जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन बता दूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग जनरल सर्विस के लिए जाते हो, बेसिकली देखिए जनरल सर्विस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि कॉमन से सर्विस है जो किसी को भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कैंडिडेट का क्या है, इंडियन नेवी में जाने के लिए उसका BE BTech होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी फील्ड का बैचलर डिग्री हो सकता है उसका, लेकिन वो इंजीनियरिंग हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो। ऐसा ना हो कि BE BTech के अलावा कोई कैंडिडेट LLB कर रहा है और BBA करके यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर ये जो पोस्टें जा रही हैं मैं आपको बताऊँगा एक एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन। सबसे पहले अगर आप जनरल सर्विस में जाओगे एक्स में, देखिए 2 तरह से इसमें सर्विस है। जनरल सर्विस एक्स में अगर आप जाते हो एग्जीक्यूटिव में, तो उसके लिए आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन, मतलब कि किसी में भी हो सकता है। BTech और BE आपका मैकेनिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, सिविल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, किसी भी फील्ड का 60% से ज़्यादा मार्क्स के साथ जाया जा सकता है। यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसी दी है, मेल एंड फीमेल दोनों को बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम 15 वैकेंसी इन्होंने महिलाओं को दे दी है, मतलब 50 में से 15 महिलाएं होंगी, बाकी 35 मेल कैंडिडेट रिक्रूट हो सकते हैं। याद रखें आपका जो बर्थ होगा वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच का अगर होगा तो फॉर्म डाला जा सकता है। पायलट और नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर यानी NAOO, और इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, ये सारे पोस्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मोस्टली लोग इस पोस्ट पर भी जाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ। तो ये पोस्ट अगर आपको लेने हैं पायलट और ये सारे, तो आपको बता दूँ आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए, 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और एग्रीगेट मार्क्स भी आपके जो है आपके जो 10th क्लास में एग्रीगेट मार्क्स हो जाता है, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन 10th और 12th विद मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th या फिर 12th।
आपने अगर 12th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर 10th में पढ़ा है, उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, या 10th में या 12th में कहीं कहीं पर भी एक जगह पे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ लिया है और उसमें आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, प्लस आप लोगों का 10th-12th मिला के टोटल 60% मार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों का 60% मार्क्स आपके डिग्री में आ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, टेक्नोलॉजी की हो, फॉर्म डाला जा सकता है। 60 वैकेंसी आप लोगों की पायलट में आई हैं, 18 नेवल एयर ऑपरेशंस में आई हैं, और ATC में आप लोगों की 8 वैकेंसी आई हैं। आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग ये सारी पोस्टें मेल फीमेल दोनों ही जा सकते हैं इन तीनों ही पोस्ट पर। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर महिलाएं होंगी तो महिलाएं ऐसी 6 महिलाएं ऐसी होंगी जो पायलट पे रिक्रूट होंगी, बाकी के जो आपके बच गए 14 पायलट मेल होंगे। इसमें आप लोग यहाँ से एज देख सकते हो, इसके बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेम लॉजिस्टिक में भी आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, BTech BE वाले को ये लोग पहले लेंगे, उसके बाद कह रहे हैं हम MBA वाले को भी ले लेंगे, BSc BCom BSc वाले और BSc IT वाले को भी हम ले लेंगे। MSc किसी ने करा हुआ है फर्स्ट क्लास से तो हम उसको भी लॉजिस्टिक में ले लेंगे। 30 वैकेंसी हमने यहाँ पर दे दी है, और इसके लिए आप लोगों का ये क्राइटेरिया बता दिया, इस समय के बीच में आप लोग जा सकते हो। नेवल आर्मेमेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर यानी कि NAIC, इसके अंदर आप लोगों को वैकेंसी चाहिए, तो आप लोग यहाँ से क्वालिफिकेशन देख लो। याद रखिए दोस्तों, इसके लिए आप लोगों का जो डिग्री होगा वो किसी फील्ड का हो सकता है, और उसके पास इनमें से किसी फील्ड का भी हो सकता है, और 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा। थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों, इसमें भी 10 लोग रिक्रूट होंगे, मेल फीमेल दोनों ही रिक्रूट होंगे। एज क्राइटेरिया इनके लिए भी सेम है, मतलब जिनका भी जो एज बर्थ है, जिनका भी बर्थ बोर्न बिटवीन, अगर आप लोग 2000 ईयर से 2005 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है, इन डेट्स के बीच में, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। इसके पहले वाले और बाद वाले लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। ये दोनों डेट इंक्लूड है, मतलब कि 2 जनवरी और 1 जुलाई 2005 ईयर वाला इंक्लूड है। एजुकेशन ब्रांच आपको बता देता हूँ अब मैं। आप लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच में पोस्टें समझ ली, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं, ये आपको लेनी ही चाहिए अगर आप एलिजिबल हो। और आपको बता दूं, जो आपका एजुकेशनल ब्रांच में एजुकेशन के अंदर ये रिक्रूट करेंगे, मतलब इंडियन नेवी में भी वो लोग भी रिक्रूट होते हैं जो कि एजुकेशन के अंदर जाते हैं, बेसिकली उनका एजुकेशन कराने का काम रहेगा। उनको बता दूं, अगर आप लोग MSc पास आउट हो 60% से ज़्यादा मार्क्स लाकर, चाहे वो मैथ्स MSc हो या फिर ऑपरेशनल रिसर्च का हो विद फिजिक्स के साथ इन BSc, मतलब BSc फिजिक्स पास आउट वाले फॉर्म डाल सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से सभी लोग देख लें कि किस किस फील्ड के कैंडिडेट इधर जा सकते हैं, टोटल अपनी वैकेंसियों को देखें। अब देखिए, मैं इसके आगे डिस्कस नहीं करूंगा ये सारे पॉइंट, जैसे कि नेवल कंस्ट्रक्टर और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच, जनरल सर्विस वाले, इनकी पोस्ट भी आप लोग देख सकते हो। बेसिकली ये लोग जो है ना, इंडियन नेवी में कौन लोग रिक्रूट होते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग वाले रिक्रूट होते हैं ज़्यादातर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले रिक्रूट होते हैं। इसीलिए जो आपके इंडिया देश में जो एक एग्ज़ाम है ना, जेई मेन और एडवांस जैसे जो एग्ज़ाम है ना, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा तभी है। आप लोग कहोगे कि हाँ, जैसे आप देखते हो ना, जेई नाम का एग्ज़ाम जो इंडिया देश में होता है, इसको क्यों इतने लोग देते हैं, इसका कारण साफ साफ यही है कि वो लोग कॉलेज की डिग्री ले लेते हैं, मतलब पहले एडमिशन लिया और फिर बड़े अच्छे कॉलेज से एडमिशन मतलब पास आउट हो जाते हैं। वैसे तो इनमें किसी कॉलेज का नाम नहीं लिखा गया है, सिंपल बोलते हैं कि भाई आपका बैचलर BTech और BE फर्स्ट क्लास से पास आउट होता है तो आपको ये वैकेंसियाँ मिल जाती हैं। जरूर ये नहीं बोलते हैं यहाँ पे IIT और इन जगहों से, बेसिकली जो बड़े IIT NITs जो कॉलेज होते हैं आप लोगों को, वो बेसिकली अच्छे प्लेसमेंट दिलाने के लिए जाने जाते हैं। उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि इंडियन नेवी में वही कॉलेज के पास आउट लोगों को वैकेंसियाँ मिलती है। आप देखोगे, आप किसी भी कॉलेज से इस डिग्री को पास आउट होते हो तो आपको यहाँ वैकेंसियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई आप लोग बायफर्गेशन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ये सोच के कि उनके कॉलेज के ही लोग अच्छी वैकेंसियाँ लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यही आपको क्लियर करना था कि आपने अगर भले ही किसी भी कॉलेज से BE BTech करा है तो आप लोगों को वो फील्ड की वैकेंसियाँ मिल जाती हैं, ये कंडीशन यहाँ भी लिखी हुई है। एजुकेशन के अंदर इनकी वैकेंसी आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग ब्रांच में भी आप लोग देख सकते हो कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है और कब से कब तक की उसकी बर्थ होनी चाहिए कैंडिडेट की, वो भी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं दोस्तों। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल सी बात है, हर पोस्ट को देखें, जो पोस्ट आपको लेनी हो उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसकी क्वालिफिकेशन देखने के बाद कितनी वैकेंसी है वो देख लें, और
और एज कितनी चाहिए वो देख लें। तो कहीं ना कहीं अगर 2000 ईयर का बर्थ होगा कैंडिडेट का, तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होगा वो 2024 ईयर में कहीं ना कहीं वो 24 साल का होगा, है ना। और 2005 में बर्थ हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं 19 साल का होगा 2024 में। तो 19 से 24 के करीब करीब एज वाले बीच के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ये इसमें कंडीशन आप लोग भी समझ सकते हो। बेसिकली इस डेट को याद रखना है। आप लोग डायरेक्ट इंडियन नेवी में पायलट बन जाओगे अगर आपके पास बैचलर डिग्री है आप लोगों की टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग की, तो आप लोग डायरेक्ट इंडियन नेवी में पायलट बन सकते हो 60% से ज़्यादा मार्क्स के साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन है। आप कहेंगे सच में? बिल्कुल भाई, सिर्फ बैचलर डिग्री होगी, इंडियन नेवी आपको डायरेक्ट पायलट बना देगा इन वैकेंसियों पे। लेकिन कुछ कंडीशन होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के, तो यहाँ से पोस्ट आप समझ लो। वैकेंसी जो है आप लोगों की वेरी कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ऐसा कुछ कहा है क्या? इन्होंने कहा है ये वैकेंसी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब ही होता है दोस्तों कि शुरुआती वैकेंसियाँ हैं, बाद में चेंज हो सकती हैं। सेकंड कह रहे हैं मर्चेंट नेवी में जो लोग पर्सोनल है, बेसिकली जो मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं उनको बता दूं, कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉरेन गोइंग एदर एज अ सेकंड मेट, इसके अलावा मेट और इसके अलावा मास्टर एंड बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 1995 से लेकर 2005 के 1 जुलाई से पहले के बर्थ वाले लोग फॉर्म डाल सकते हैं इस वैकेंसी पे। अप्लाई कर सकते हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री पर जनरल सर्विस के लिए। ठीक है, तो उनको भी एलिजिबल रखा है। बेसिकली मर्चेंट नेवी पर्सोनल्स को भी इन्होंने एलिजिबल रखा है। और साथ में इन्होंने कहा है आप लोग एग्जीक्यूटिव के अलावा भी दूसरे ब्रांचों की पोस्टों पर भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। उसके लिए कंडीशन इन्होंने बताई है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर के वालों के लिए भी कुछ बातें बता रहे हैं। बेसिकली जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस का लाइसेंस होगा वही लोग लाइसेंस, वो जो आपका पायलट पोस्ट है उसको लिया जा सकता है। याद रखें आप लोगों का जो डेट है कैन अप्लाई फॉर पायलट, आपके पास अगर लाइसेंस है और आपका बर्थ 2000 से लेके 2006 के 1 जनवरी से के बीच में बर्थ हुआ है तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो पायलट के पोस्ट पर। एनसीसी कैंडिडेट को फ़ायदे मिल जाएंगे यहाँ पर, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा उनको जब वो टूवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी, जब वो लोग एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनको 5% का रिलैक्सेशन देंगे यहाँ पर। आपको बता दूं दोस्तों, एनसीसी जो होता है नेशनल कैडेट कोप होता है इंडिया देश में, जिसमें ABC 3 तरह से सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नेवल, आर्मी, एयर विंग और मिनिमम B ग्रेड वालों को फ़ायदा मिलता है। सेम यहाँ पर इस तरीके से एनसीसी वालों का लिखा है। एनसीसी में अगर आप जाते हो तो आपको फ़ायदे मिलते हैं। बेसिकली डिफेंस की साइड में काफ़ी फ़ायदे एनसीसी वालों को देखने को मिलते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हमेशा डिफेंस में ही मिलते हैं, बाकी भी कई जगहों पर रिक्रूटमेंट्स में फ़ायदे दिए जाते हैं एनसीसी वालों को। तो ये पॉइंट आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब बात आती है कि हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएटेड है, बेसिकली जो लोग बैचलर पास आउट हैं, मास्टर पास आउट हैं या फिर अपने फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में भी अगर हैं क्वालिफिकेशन में तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों की, जो एक्ट ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया, बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बेसिकली ऑल इंडिया में जिनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है उन इंस्टीट्यूट से अगर जो लोग भी पास आउट हैं वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही किसी भी कॉलेज का फॉर्म नहीं डाल सकते। बेसिकली वो कॉलेज से पास आउट लोग, वो इंस्टीट्यूट से पास आउट लोग जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट है, मतलब कि उसको गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है। बेसिकली गवर्नमेंट ने उसको जो है स्थापना करी हुई है, उसको एक राइट दिया है कि वो अपने यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा अगर आप पढ़े हुए हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में 60% से ज़्यादा मार्क्स के साथ, वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। फ्रॉम सच एज फॉरेन यूनिवर्सिटी, कुछ लोग चले गए दूसरे देश में जाकर पढ़ के आ गए, बैचलर डिग्री चाहे वो बीटेक कर ली उन्होंने, इंजीनियरिंग कर ली, और वो लोग ये सब कोर्स कहाँ से करके आ रहे हैं, दूसरे देशों में जाके करके आ रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बस याद रखें इंडिया के नागरिक होंगे तो फॉर्म डाल पाएंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। नोट में 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको आप लोग रीड कर सकते हो। इसमें आप लोगों का 2025 के जनवरी से केरला में, इंडिया देश के केरला के इंडियन नेवी एकेडमी में आपकी जो है इस जगह पे एजीमाला, ये जगह है केरला में, यहाँ पे ट्रेनिंग चालू हो जाएगी आप लोगों की इंडियन नेवी 2025 में, तब से ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। टोटल वैकेंसी 254 है, जिसमें पायलट है और काफ़ी तरह तरह के पोस्ट इसमें दिए गए हैं। ओनली एक ही एप्लीकेशन आप कैंडिडेट को, हर एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन देना है। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायरमेंट हु हैव चूजन
पायलट एंट्री विल कंसीडर फॉर एसएसबी और सीपीएसएस और एविएशन मेडिकल एग्जामिनेशन उनका होगा। एंड आर एडवाइज टू, आप लोगों को याद रखना है आप लोग फिजिकल मेडिकल फिट हो, आपकी हाइट और लेग लेंथ उस तरीके की हो। और फॉर दिस एंट्री प्रायर सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर अदर प्रेफरेंस ऑप्टेड बाय देम। अब मतलब ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर अदर ब्रांचेस कैडर ऑल्सो इफ दे विश टू कंसिडर फॉर दोज ब्रांचेस। ठीक है, और कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर फॉर ब्रांच कैडर दैट दे हैव नॉट सिलेक्टेड। अब देखिए जब आप फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को प्रेफरेंस दे देना है कि आप लोग किस किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हो आगे चल के, जिससे कि कोई पोस्ट आपको नहीं मिलती है, पहली नहीं मिली दूसरी मिल जाए तीसरी मिल जाए, बेसिकली जॉब आपको मिल जाए, इसकी आपको ही इसका डिसाइड करना होगा, प्रेफरेंस आपको ही देना होगा कि पहला पोस्ट नहीं मिला तो दूसरा मिल जाए तीसरा मिल जाए, इस तरीके से। तो ये प्रेफरेंस लोगों को फॉर्म भरते समय ही डालना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए वो आप लोग देख सकते हो। इसमें एक एसएसबी होता है, एसएसबी होता है दोस्तों वो जिसमें आप लोगों का मेडिकल एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फिजिकली देखा जाता है कैंडिडेट फिट है या नहीं, मेडिकली फिट है या नहीं, वो सब चीज़ें। जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे इन वैकेंसियों पे इंडियन नेवी में, वो 10 साल के लिए सर्विस देंगे इस इंडियन नेवी को अपना, और उसके बाद उनका 4 साल और इसमें बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं 14 साल आप लोग मैक्स टू मैक्स इंडियन नेवी में अपना काम कर सकते हो इधर वैकेंसी पे इन 2 टर्म्स। ठीक है, 2-2 साल करके आपका फिर बढ़ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 10 साल पहले है और 2-2 साल और इसमें बढ़ सकता है। तो बेसिकली इंडियन नेवी में आप देखो शॉर्ट सर्विस कोर्स के अंदर भी आप लोगों का जो है 10 साल काम कम से कम रखा गया है इंडियन नेवी में। तो मुझे लगता है लाइफ के अगर 10 साल इंडियन नेवी में अच्छे पोस्टों पर जा रहे हैं तो वो भी लोगों के लिए सही है, खासकर वो लोग जो लोग एक ऐसे वर्क से आ रहे हैं, ऐसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऐसे जगहों से आ रहे हैं जो उन लोगों ने डेवलपमेंट का दूर दूर तक नाम नहीं सुना है, डेवलपमेंट्स नहीं देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। तो उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि भाई इंडियन नेवी में इतने बड़े पोस्ट मिल जाना डायरेक्ट डिग्री की क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, तो वो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, टेन्योर ऑफ कमीशन आपने समझ लिया। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो होगा वो होगा आप लोगों की डिग्री में जो आपके मार्क्स आए हैं उसके बिहाफ पर। सपोज फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, और जिसने अपना बैचलर डिग्री कर लिया है या लास्ट सेमेस्टर में है, तो वो भी एसएसबी के लिए लिया जाएगा। एसएसबी मैंने आपको बता दिया, एसएसबी होता है जिसमें कैंडिडेट का जो है आपका मेडिकल और फिजिकल जैसी चीज़ें हो रही होती हैं, उसको एसएसबी कह दिया जाता है। तो उसके लिए, और शॉर्ट लिस्टिंग जो आप लोगों की होती है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट सर्विस बोर्ड जो शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आपका रिक्रूटमेंट करेगा, तो एसएसबी की शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए बेसिकली आपको सिलेक्ट करने के लिए ये आप लोगों के ग्रेजुएशन मतलब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स को देखकर ही सिलेक्ट करेंगे आपको एसएसबी के लिए, और एसएसबी पास आउट करने वालों को ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई एग्ज़ाम जैसी चीज़ नहीं होगी, इस बात को आपने साफ देख लिया। बेसिकली इनका डायरेक्ट एसएसबी हो जाएगा लोगों का। पहले तो क्वालिफिकेशन के मार्क्स से डायरेक्ट इनको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एसएसबी की तरफ भेज देंगे, और एसएसबी कराने के बाद फिर थोड़ा और जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके लोगों को वैकेंसियाँ दे देंगे। एसएसबी बेसिकली होता है क्या, एसएसबी होता है इंटरव्यू। बेसिकली आपसे पूछेंगे भाई ये वैकेंसी क्यों चाहिए, आप ही को हम क्यों ये वैकेंसी दें, दूसरे किसी को क्यों ना दें, ये सारी चीज़ें पूछ लेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे कहेंगे हम तो अपना बीटेक और इंजीनियरिंग जैसे कर रहे हैं, हम लास्ट साल में हैं, अपने कोर्स के आखिरी साल में, तो आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। इतना याद रखना, जब आपका एसएसबी होगा, इंटरव्यू होगा, तब आपके पास आपका जो है आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए, तब आप अपने लास्ट साल में ना हो, तब आप अपना पास आउट कर चुके हो उस डिग्री को, उस क्वालिफिकेशन को। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो मेरिट लिस्ट बनेगी एसएसबी के मार्क्स के बेस पर, यानी इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर ही जो है आप लोगों की अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट होती है कि जो लोग सिलेक्ट हो गए उनकी लिस्ट जो बनाई जाएगी इंडियन नेवी द्वारा, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के हिसाब से ही बनेगी, और आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स ही आप लोगों को एसएसबी यानी इंटरव्यू के लिए पहुंचाएंगे। ट्रेनिंग कब तक होगी, कितने समय होगी, ये जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। कैंडिडेट जो सिलेक्ट होगा इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ, वो सब ल्यूटेनेंट कहलाएगा वो उस पोस्ट पर। जब वो रिक्रूट हो जाएगा ट्रेनिंग के समय पर, उसको ये कहा जाएगा, मतलब उस ट्रेनिंग को सब ल्यूटेनेंट कहा जाएगा उस पोस्ट पे, जब कैंडिडेट ट्रेनिंग पर जा रहा होगा, और जनवरी 2025 के करीब ये कैंडिडेट इधर जा रहा होगा। ठीक है, और ये ट्रेनिंग काफ़ी लंबे समय चलती है, और ट्रेनिंग के तुरंत बाद कैंडिडेट जो है फिर उसके बाद वो उसको एक अच्छा ऑफिसर का पोस्ट मिल जाता है, जिस भी फील्ड में वो लेना चाहे, जिसके लिए भी वो अप्लाई कर रहा है, फिर उसको वो पोस्ट मिल जाता है। प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों यहाँ पर
3 साल आप शुरू में प्रोबेशन पे होते हो, मतलब आप एक प्रोबेशन पीरियड पर ऑफिसर होते हो। एंड ऑफिस और फॉर ऑफिसर ऑफ अदर ब्रांच कैडर इज 2 ईयर। आपको बता दूं, अगर आप NAIC ऑफिसर के पोस्ट को लोगे तो आप लोग 3 साल प्रोबेशन पे हो। वहीं आप अगर बाकी ऑफिसर का पोस्ट लोगे तो आपका प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 2 साल होता है। प्रोबेशन पीरियड आप लोगों का कब शुरू हो जाएगा? प्रोबेशन पीरियड तभी शुरू हो जाता है जब आप ट्रेनिंग शुरू कर देते हो, ठीक है। विल टर्म देखिए एंड विल टर्मिनेट आफ्टर 3 ईयर। तो जैसे ही ट्रेनिंग आप लोगों का शुरू हुआ, आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है, और प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आप लोगों को उस ऑफिसर की पोस्ट एक परमानेंट तौर पर मिल जाती है, वही 10 साल के लिए इंडियन नेवी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की रहती हैं। तो प्रोबेशन पीरियड को आप लोगों को क्या करना, आज लायबल टू डिस्चार्ज इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। आपको 2 और 3 साल ये जो प्रोबेशन का होता है इसको अच्छे से देना होता है, क्योंकि इंडियन नेवी के जो बड़े ऑफिसर्स आपके ऊपर होंगे वो आपको उस 2 साल 3 साल में कभी भी बाहर कर सकते हैं इस आपकी इस ट्रेनिंग से, ये देखते हुए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि प्रोबेशन पीरियड अच्छे से निकालें, जो ट्रेनिंग के समय से लेकर 2-2 3-3 साल तक अच्छा समय निकालें, अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दें। और उसके बाद जैसे ही वो 2-2 3 साल निकल जाए उसके बाद आपका फिर तो परमानेंट हो जाओगे आप इंडियन नेवी में एक ऑफिसर के तौर पे। फिर तो आप लोगों को कोई कुछ कह ही नहीं सकता, फिर आप एक परमानेंट जॉब पर होगे और फिर वो 10 साल तक आपका नेवी में चलता रहेगा। पे एंड अलावेंस मैं आपको बता दूं, अब लोग पूछेंगे कितना सैलरी मिलेगा, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो आप लोगों को बता दूं आपको ट्रेनिंग के समय पर ही 56,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे होंगे। उसके अलावा अदर फ़ायदे भी मिल रहे होते हैं, मतलब इंडियन नेवी आप लोगों को 56,000 रुपीज़ पर मंथ देगा। इसके अलावा बाकी सारे अलावेंस भी आपको इंडियन नेवी देगा, डायरेक्ट ट्रेनिंग के समय से ही देना चालू कर देगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन कर लो इंडियन नेवी के वेबसाइट पे, अपना नाम, जेंडर, फादर नेम, ये सारी चीज़ें डालो, एड्रेस डालो, सब कुछ डालकर रजिस्ट्रेशन करो, मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर, और रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। अगर कोई फ़ीस लग रही है तो जमा करो, नहीं लग रही तो सिंपल आप फॉर्म अप्लाई करके उसका प्रिंट ले लो। फॉर्म जैसे ही भर दोगे, सबमिट करते ही फॉर्म का प्रिंट ज़रूर निकालना, क्योंकि जब SSB इंटरव्यू होगा तब आपसे ये फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जा सकता है, ठीक है। हाँ, अप्लाई करते समय 10th-12th का मार्कशीट जरूर लगाना, भले ही आप लोग अपनी डिग्री कर रहे हो फिर भी 10th-12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट मांगे ही जाते हैं आप लोगों से रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई करते समय। तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी होंगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। NCC वाले अपने सर्टिफिकेट्स को लगा देना अगर उनको फ़ायदे लेने हो। तो यही आप लोगों का था, योर एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू, और वही सारी चीज़ें लिखी हैं। तो कोई सिलेबस है नहीं, क्योंकि कोई एग्ज़ाम है नहीं इस रिक्रूटमेंट में। डायरेक्ट आपने कोई भी इसमें क्वालिफिकेशन रखते हो, आप लोग अगर मान के चलो आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड के कैंडिडेट हो, टेक्नोलॉजी फील्ड के हो, BSc के हो यानी कि साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स वाले हो, या फिर MCA वाले हो, या इनमें से किसी फील्ड के हो, और आपको उस पोस्ट की वैकेंसी चाहिए जिसके लिए आप क्वालिफिकेशन रख रहे हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपके मार्क्स देखे जाएंगे कि आप अपने डिग्री के समय पे कितने अच्छे मार्क्स लाए। अभी 60% तो मिनिमम है, कोई ला रहा है 80% ला रहा है, कोई 90 ला रहा है, तो उसके चांस बढ़ जाएंगे ज़्यादा SSB में जाने के लिए, बेसिकली इंटरव्यू में जाने के लिए। सिंपल लोगों के मार्क्स के बेस पर इंटरव्यू में भेज देंगे, और इंटरव्यू कराने के बाद डायरेक्ट जो इंटरव्यू निकाल लेगा उसको फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये आप लोगों का हो सकता है कि उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू शुरू करवा दें। तो ये चीज़ें जनवरी 2025 से वो आपका जो है ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, और उससे पहले आपका SSB और बाकी सारी चीज़ें इसी साल 2024 में हो जाएंगी। तो आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है मैंने, एज बता दी है, सैलरी बता दी है, अलावेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे और लोगों को मिल रहे होंगे वो आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सैलरी बता दी, एज बता दी, एज लिमिट बता दी, फॉर्म की डेट्स मैंने आपको बता दी, 10 मार्च आखिरी समय है। तो इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट होगा, क्वालिफिकेशन के बेस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। क्वालिफिकेशन होगी तो वैकेंसी मिल जाएगी, SSB इंटरव्यू निकालने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये वैकेंसी डायरेक्ट मिल जाएगी ट्रेनिंग के तौर पर, और प्रोबेशन के तुरंत बाद ये वैकेंसियों पर आप लोग एक ऑफिसर परमानेंट हो जाओगे इंडियन नेवी के अंदर। 10-10 साल के लिए आप लोगों की वैकेंसी हो जाएगी। याद रखिए, ट्रेनिंग के 3 साल के बाद वो जॉब आपका जो चालू होगा उसको ख़त्म करने के बाद हो सकता है कि वो 10 साल वाला जो जॉब है वो 2 साल और इंडियन नेवी 2-2 साल करके 2 बार बढ़ा सकता है, मैक्स टू मैक्स। मतलब इंडियन नेवी में SSC शॉर्ट सर्विस के लिए सिर्फ कैंडिडेट 14 साल ही इंडियन नेवी में रह सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो हमने एलिजिबिलिटी बता दी है दोस्तों, सिलेबस कोई है नहीं, एग्जाम कोई है नहीं, सैलरी आपको बता दी है, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। ऑल इंडिया लोग फॉर्म डाल सकते हैं, इंडिया के बाहर के लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये कंडीशन साफ है इसके अंदर। ट्रेनिंग केरला स्टेट में होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे।
और कोई आपका इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सारे डाउट बता सकते हो और इस जानकारी को पूरे वर्ल्ड में शेयर करना, खासकर इंडिया के लोगों तक तो ज़रूर पहुंचा देना, एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।